गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम है आयन बैनर्जी। और आज जो एपीपीएससी जेई के लिए जितने भी एपीपीएससी पेपर्स हैं उनका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में लाते रहेंगे। और ये जो सीरीज होगी ये आपका ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होगी 2 बजे से। ठीक है, चलिए। तो एक पेपर ऑलरेडी हो चुका है। आज दूसरा पेपर हम मतलब दूसरा वही पेपर है, ऐसा नहीं है कि अलग से पेपर है, बट वही पेपर का जो दूसरा पार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली हम यहाँ पर 30 क्वेश्चंस करके चलते रहेंगे, जिससे क्या हो आप उसको पढ़ भी पाओ, आपके दिमाग में वो बैठ भी पाए। ठीक है, चल। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉरेस्ट कवर इन रिलेशन विद द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। तो इंडिया में बोला जा रहा है, ठीक है, कि अगर एक ऐसा स्टेट है, इस क्वेश्चन को समझना, ऐसा स्टेट है और इस स्टेट के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है, वो इस पूरे स्टेट के रिलेशन में सबसे ज्यादा कहां पर है। अगर मान लो ये 100 स्क्वायर मीटर का एरिया है, तो इसमें से अगर मान लो कि 80 स्क्वायर मीटर उसका एरिया सिर्फ फॉरेस्ट का है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर है 400 स्क्वायर मीटर, बड़ा है, लेकिन यहाँ पर है 100 स्क्वायर मीटर, तो यहाँ पर कितना परसेंटेज है? यहाँ पर आपका 25% है। और यहाँ पर कितना परसेंट है? यहाँ पर आपका 80% है। तो ये इसकी बात कर रहा है कि जियोग्राफिकल एरिया के साथ जो परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है। अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पर इंडिया की, तो हमेशा याद रखिएगा इंडिया में होता है मध्य प्रदेश। ठीक है, इंडिया की बात करें, अगर टोटल इंडिया की बात करें तो टोटल इंडिया में होता है मध्य प्रदेश। एंड अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में याद रखिएगा मिजोरम। ठीक है, अगर टोटल इंडिया की बात करें तो दैट इज मध्य प्रदेश, एंड नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो दैट इज मिजोरम। अब मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क भी मिलेंगे आपको, टोटल 11 नेशनल पार्क मिलेगा। इसको छोड़कर आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी मिलता है। अब नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट तो आता है आपका मिजोरम, सेकंड में आता है याद रखिएगा अरुणाचल। ठीक है, फर्स्ट आता है मिजोरम, सेकंड में आता है अरुणाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। ये जो फर्स्ट सरमन होता है, सरमन का मतलब क्या होता है? सरमन का मतलब होता है टीचिंग, या फिर आप बोल सकते हो लेक्चर। ठीक है, टीचिंग या फिर लेक्चर, ये उन्होंने कहां पर दिया था? फर्स्ट सरमन कहां पर दिया था? इसको हम बोल, यह होता है आपका सारनाथ। ठीक है, सारनाथ। तो सारनाथ में फर्स्ट सरमन उनका दिया गया था। और ये जो फर्स्ट सरमन होता है ना, जो फर्स्ट सरमन होता है, इसको एक और वर्ड में इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, एक और वर्ड होता है जिसको डिनोट करता है, दैट इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तना। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तना। ये जो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है सिविल ड्यूटी, चक्र मतलब व्हील, एंड प्रवर्तना का मतलब होता है, प्रवर्तना इज अ संस्कृत वर्ड दैट इज कॉल्ड स्टार्टेड। ठीक है, तो व्हील ऑफ लॉ इसको बोलते हैं, तो व्हील ऑफ लॉ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऐसे जो 24 डंडी वाला ऐसे लॉ होता है ना, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं व्हील ऑफ लॉ, जिसको अशोक चक्र भी बोलते हैं। अशोक चक्र, अशोक कहाँ से लेते हैं? ये यहाँ से ही लेते हैं। ठीक है, दिस नोन एज व्हील ऑफ लॉ, या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा। जैसे आप काम करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका बुद्धिज्म का जो व्हील ऑफ लॉ होता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आता है हु फाउंडर्स फोर मठ। ठीक है, मठ। तो ये जो फोर मठ होते हैं, ये मठ कहाँ किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो मठ होता है ये एक मूवमेंट होता है जिसका नाम होता है भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति मूवमेंट। ये जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट से मठ जुड़ा होता है। तो मठ जो फोर कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया होता है, तो उसमें मठ किसने स्टैब्लिश किया था? तो उनका नाम होता है शंकराचार्य। ठीक है, फोर मठ, शंकराचार्य। अच्छा, इसको छोड़कर आपको कुछ कुछ चीजें याद रखो। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ज्योतिर्लिंग कितने हैं, ठीक है, ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग कितने हैं?
तो ज्योतिर्लिंग होते हैं 12। ज्योतिर्लिंग किससे जुड़ा होता है? जो लॉर्ड शिवा होते हैं, एज पर द हिंदू रिलीजन लॉर्ड शिवा जो होते हैं, उनका 12 जगह पर उनका जो लिंग है दैट इज नोन एज ज्योतिर्लिंग। तो ज्योतिर्लिंग होते हैं 12। अगर आपसे पूछा जाए कि धाम कितने होते हैं, धाम कितने होते हैं, तो धाम याद रखिएगा, धाम होते हैं 4। ठीक है। तो मठ कितने होते हैं? मठ होते हैं 4। ज्योतिर्लिंग कितने होते हैं? 12। धाम कितने होते हैं? 4 एज पर द हिंदू रिलीजन या फिर हिंदू कल्चर। नेक्स्ट होता है द वर्ड बुद्धा मीन्स। द वर्ड बुद्धा मीन्स, जैसे आप लोगों को पता होगा कि गौतम बुद्ध का जो नाम बहुत जगह पर अलग 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 नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गौतम नाम कहाँ से आया है? गौतम नाम आया है कि उनकी उनकी जो स्टेप मदर थी उनका नाम था गौतमी। गौतमी, इन गौतमी से उनका नाम आया है गौतम, है ना। इसको छोड़कर आपको एक और नाम मिलेगा, इनका नाम है शाक्य मुनि। शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका जो क्लैन था, जिसको आप ट्राइब बोल सकते हो, क्लैन था, दैट वाज नोन एज शाक्य क्लैन। वैसे ही उसके बाद जो बुद्धा आता है, ठीक है, गौतम बुद्धा, बुद्धा का मतलब क्या होता है? बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटन वन। ठीक है, बुद्धा का मतलब होता है द एनलाइटन वन। चलिए, ओके, क्वेश्चन इजी इजी है। अच्छा, नेक्स्ट होता है कौटिल्य। कौटिल्य का जो बुक होता है अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो बुक होता है अर्थशास्त्र। अब ये कौटिल्य कौन थे? ये आप लोगों को पता होगा, जो कौटिल्य है, कौटिल्य है, इनको बहुत जगह पर मेन इनका नाम दिया जाता है चाणक्य। ठीक है, कौटिल्य को चाणक्य बुलाया जाता है या चाणक्य को कौटिल्य बुलाया जाता है, आप कुछ भी बोल लो। लेकिन इनका, चाणक्य का एक और नाम भी होता है जो बहुत बार पूछा जाता है, वो भी नाम याद रखिएगा। उनका नाम, एक और नाम होता है दैट इज नोन एज विष्णुगुप्ता। ठीक है, विष्णु गुप्ता, विष्णुगुप्ता। ठीक है। तो ये जो कौटिल्य या विष्णुगुप्ता या चाणक्य, आप कुछ भी बोल लो, तो इनका जो अर्थशास्त्र बुक है ये किसके ऊपर है? द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट क्राफ्ट। ये सिंपल सा भाषा में आप बोल सकते हो एक पॉलिटी बुक है। ओके, एक पॉलिटी बुक है, सिंपल भाषा में एक पॉलिटी बुक है। अच्छा, अब बुक की बात कर रहे हैं तो मौर्यन एम्पायर, जो मॉडर्न, अब चाणक्य कहाँ कहाँ पर थे? चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। तो जो मौर्यन एम्पायर है होती है, तो वहां पर दो बुक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक होता है मेगास्थेनिस का लिखा हुआ, मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस ने किस कौन सा बुक लिखा था? दैट इज नोन एज इंडिका। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा। दूसरा होता है जो उस समय नहीं लिखा गया, उसके बहुत बाद लिखा गया, लेकिन उस समय की जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके ऊपर लिखा जाता है। एक पर्सन थे जिनका नाम था विशाख दत्त। विशाखा दत्ता। ठीक है, विशाख दत्ता या विशाखा दत्ता। तो वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षसा। तो वो एक बुक लिखते हैं दैट इज नोन एज मुद्रा राक्षसा। ठीक है, चलिए, तो ये दो बुक्स याद रखिएगा, मेगास्थनीस एक्स्ट्रा एंड विशाख दत्ता का मुद्रा राक्षस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट होता है द फेमस फाहियन। फाहियन जो है वो किसके टाइम पे आए थे? फाहियन जो है वो किसके टाइम पे आए थे? तो यहाँ पर चंद्रगुप्त वन दिया गया है, चंद्रगुप्त टू दिया गया है, विक्रमादित्य दिया गया है। अब देखो, यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर चंद्रगुप्त टू भी दिया गया है, यहाँ पर विक्रमादित्य भी दिया गया है। तो अगर मान लो ये सही जवाब हुआ तो कौन सा हम चुनेंगे? चंद्रगुप्त टू चुनेंगे या विक्रमादित्य चुनेंगे? तो याद रखिएगा, उनका जो रियल नेम है, रियल नेम वाज चंद्रगुप्ता टू। ठीक है, विक्रमादित्य वाज टाइटल। उस समय क्या होता था, ये जो टाइटल होता है ना, टाइटल बहुत सारे जो किंग्स है, वो जो फेमस किंग है उस फेमस किंग का टाइटल लेते थे। जैसे विक्रमादित्य जो है वो एक दूसरे बहुत फेमस किंग थे जिन्होंने शकास को हराया था। ठीक है, जिन्होंने विक्रम संवाद कैलेंडर निकाला था, तो उनका नाम विक्रमादित्य है। वहां से उन्होंने नाम लिया था, टाइटल लिया था विक्रमादित्य। तो जो विक्रमादित्य टाइटल है, ये टाइटल है। नाम क्या है? नाम है चंद्रगुप्ता टू। तो फाहियन किसके कोर्ट में आए थे? फाहियन आए थे चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट में। ठीक है,
और ये जो चंद्रगुप्ता टू है ये गुप्ता रूलर है, ठीक है, गुप्ता टाइम के रूलर है। चंद्रगुप्ता टू गुप्ता टाइम के रूलर है। अब इसको छोड़कर अगर आपसे पूछा जाए ह्यूवेन संग, ठीक है, ह्यूवेन संग, ठीक है, ह्यूवेन संग किसके कोर्ट में आए थे? तो उनका नाम होता है हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। तो मेगास्थनीज किसके कोर्ट में आए थे? ये मैंने अभी बताया, चंद्रगुप्त के कोर्ट में, ठीक है। मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे, वो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। तो ह्यूवेन संग यहाँ पर, ह्यूवेन संग, हर्षवर्धना, चंद्रगुप्त के मौर्य के कोर्ट में मेगास्थनीज, ठीक है। जैसे बहुत फेमस फेमस नाम है, जैसे मान लीजिए आपका अगर मॉडर्न हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया, जैसे मान लीजिए थॉमस रो, थॉमस रो। तो थॉमस रो किसके कोर्ट में आए थे? थॉमस रो किसके कोर्ट में आए थे? तो थॉमस रो आए थे आपके जहांगीर के कोर्ट में, ठीक है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि which of the following did not participate in revolt of 1857? तो 1857 के में कौन से पर्सन हैं जो पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर भगत सिंह जो है वो बहुत बाद में एंट्री लेते हैं कंपेयर टू इन, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी के लिए लड़ रही थी, ठीक है। नाना साहेब एंड तात्या टोपी ये दोनों लड़ रहे थे फॉर कानपुर, ठीक है। नाना साहेब, नाना साहेब ये जो पर्सन है ना, ठीक है, नाना साहेब जो पर्सन है वो एडॉप्टेड चाइल्ड है, एडॉप्टेड चाइल्ड है ऑफ कानपुर किंग। तो कानपुर किंग के एडॉप्टेड चाइल्ड थे। तो यहाँ इसी वजह से यहाँ पर एक चीज चलता था जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कब आता है? ये आता है 1948 और इसे लाते हैं डालहौजी। तो ये डालहौजी जब इधर लाते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन था कि जो जो स्टेट में अगर लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं हुआ, लेजिटिमेट चाइल्ड का मतलब लड़की नहीं हो चलेगा, लड़का ही होना चाहिए। दूसरी चीज इलिजिमेट चाइल्ड नहीं चलेगा। तीसरी चीज एडॉप्टेड चाइल्ड नहीं चलेगा, लेजिटिमेट लड़का होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो जो एरिया है वो कैप्चर कर लेगा कौन? ब्रिटिशर्स। तो ये होता भी है, झांसी को कैप्चर कर लिया जाता है, कानपुर को कैप्चर कर लिया जाता है, और इनके भी लड़ते हैं ये दोनों। झांसी के लिए लक्ष्मीबाई एंड नाना साहेब के कमांडर थे तात्या टोपे, ठीक है, कानपुर के लिए लड़ते हैं। इसको छोड़कर अगर आपसे कहा जाए, जैसे अगर मान लो कि हजरत महल, इसको छोड़ के हजरत महल, हजरत महल लड़ती हैं लखनऊ, ठीक है, लखनऊ के लिए। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जो लड़ते हैं वो होता है फ्रॉम बिहार, कुंवर सिंह लड़ते हैं बिहार के लिए। तो ऐसे दो तीन हैं जो जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता होगा। ये सब चीजें बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही आप बोल सकते हो कॉमन चीज है, इतना टफ अभी तक क्वेश्चन हुआ नहीं। नेक्स्ट होता है द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो होती है वो कौन से साल में होती है? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल ये कब होता है? पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है इन 1905, ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है इन 1905। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे? पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे गवर्नर जनरल, तो पार्टीशन के टाइम पर गवर्नर जनरल होते हैं नेथनियल कार्जन। तो वो क्या करते हैं? बंगाल को एज पर द हिंदू मुस्लिम इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, आज का जो वेस्ट बंगाल है, ये वाला पोर्शन हिंदू डोमिनेट था तो इसको अलग कर दिया जाता है। आसाम एंड बांग्लादेश वाला जो पोर्शन वो मुस्लिम डोमिनेट था तो उसको अलग कर दिया जाता है। तो ये अलग कर दिया जाता है। अब इसके रीजंस बहुत सारे थे, वो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो नेथनियल कार्सन करता है। इससे क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? ऑब्वियसली आपको रीयूनाइट ऑफ बंगाल भी पूछ सकता है, रीयूनाइट ऑफ बंगाल के बंगाल पार्टीशन जो हुआ वो तो 1905 में होता है। तो रीयूनाइट ऑफ बंगाल कब होता है? 1911 में। 1911 में एक चीज होती है दैट इज नोन एज दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार।
अब दिल्ली दरबार क्यों किया जाता था? दिल्ली दरबार ये इसलिए हुआ था कि उस समय के जो किंग थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ, वो किंग बने थे। और उस समय इंडिया में भयंकर एक फेमाइन चल रहा था। अब फेमाइन चल रहा था, ऐसे टाइम पे फेमाइन जहां पर भूखमरी, खाना नहीं है, ऐसे टाइम पे उन्होंने इतना सारा खाना बनाया, जो खाना 3 हफ्ते तक दिल्ली के लोग खा सकते हैं। इतना खाना बनाया और सारा खाना वेस्ट हो गया, क्योंकि उतना खाना खाएगा कौन? सारा खाना वेस्ट हो गया ऐसे टाइम पर जहां पर इंडिया में फेमाइन चल रहा है। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत बुरी तरह से मारा है आपको। ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल भी चेंज हो जाती है 1911 में। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म कब होती है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती कब है? इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म होता है। अब यहाँ से 2-3 सवाल पूछा जा सकता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 1885 में बनता है, तो इसको बनाता कौन है, फाउंडर कौन है? आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि फाउंडर कौन है। तो फाउंडर होते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ फाउंड होता है, तो वो होता है इन बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस समय गवर्नर जनरल होते हैं डाफरिन। डाफरिन। और जो फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है, तो इसको एक थ्योरी होता है, दैट इज नोन एज सेफ्टी वल्व थ्योरी। सेफ्टी वल्व थ्योरी। ठीक है, सेफ्टी वल्व थ्योरी। तो इसको सेफ्टी वल्व थ्योरी के हिसाब से भी इसको लिया जाता है। ओके। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होता है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होता है वो बॉम्बे में ही होता है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस भी बॉम्बे में होता है। और फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम होता है WC बैनर्जी। ठीक है। तो ऐसे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट, एक, हुई का, दो, कहां पर कॉन्फ्रेंस हुआ, तीन, प्रेसिडेंट कौन है, चार, गवर्नर जनरल कौन है, पांच, सेफ्टिवल थ्योरी बोलते हैं, छह। तो एक क्वेश्चन से आपको छह ऐसे अलग अलग चीजें जीके की आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो हम सब कवर कर रहे हैं जिससे आप लोग, एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कभी परेशानी ना हो। चलिए, नेक्स्ट आता है द स्प्लिट द स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ऑफ कांग्रेस। तो ये कांग्रेस का जो स्प्लिट होता है ये कब होता है? ये 1907 में होता है। 1907 में कहां पर? वो होता है सूरत। तो ये जो इसको बोलते हैं, जो स्प्लिट होता है, इसको हम बोलते हैं सूरत स्प्लिट। ठीक है, इसको बोला जाता है सूरत स्प्लिट। तो एक्सट्रीमिस्ट का मतलब ऐसा मत सोचो कि एक्सट्रीमिस्ट का मतलब यहाँ पर वो लोग बॉम्ब टॉम मारने वाले थे, ऐसा नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है कि वो लोग एक्टिव काम में रुचि रखते थे। एक्टिव काम मतलब अगर नहीं मानेंगे तो बंद करवा देंगे, हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक होगा, मार्च निकलेगा, पोस्टर लगेंगे, तो ये सब होते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। और मॉडरेट्स क्या होते थे? मॉडरेट्स होते थे वो मानते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए अच्छे हैं। तो मॉडरेट्स उनको रिक्वेस्ट करते थे, लेटर लिखते थे, पिटिशन डालते थे, तो ये सब करते थे। तो दे आर नोन एज मॉडरेट्स। और एक्सट्रीमिस्ट होते थे यूज का उल्टा, कि नहीं होगा तो एक्शन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है सूरत स्प्लिट। लेकिन ये जो कांग्रेस है ये फिर से रीयूनिफाइड हो जाता है इन 1916। 1916 में यूनिफाइड हो जाता है। 1916 में एक पैक्ट भी होता है विद मुस्लिम लीग जिसको बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है। स्प्लिट होता है 1907, रीयूनाइट होता है 1916। नेक्स्ट होता है द इनफेमस जालियनवाला बाग मैसेकर। कहाँ, किस साल होता है? तो जालियनवाला बाग मैसेकर से जो भी चीजें आपको पूछी जा सकती हैं सब मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो कब होता है? तो अब ये होता है इन 1919। ठीक है, कब होता है? इन 1919। तो जालियनवाला बाग मैसेकर फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ कहाँ? अमृतसर। ठीक है, हुआ कहाँ? अमृतसर। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? उनका नाम था चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड। उस समय
जिन्होंने फायर करवाया तो उसका नाम क्या था? जनरल। जिन्होंने, फेमस जनरल हैं जिन्होंने फायर करवाया, फेमस है, जिनका नाम होता है रेजिनल डायर। रेजिनल डायर। अच्छा, उसको छोड़कर आपको एक सवाल और आ सकता है, इन्वेस्टिगेशन। इसका इन्वेस्टिगेशन करने कौन से कमेटी बनी थी? तो उसका नाम होता है हंटर कमीशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने आई थी हंटर कमीशन। ठीक है, हंटर कमीशन इसका इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। और यहाँ पर क्या होता है ना कि रीजनल डायर जो होते हैं, रीजनल डायर को आप बोल सकते हो कि हंटर कमीशन आता है, देखता है रीजनल डायर ने इतने सारे लोगों को मार दिया, फिर भी ब्रिटिशर्स ऐसे थे, ऐसे मतलब क्या बोलते, खराब थे, कि उन्होंने रीजनल डायर का एक, हंटर कमीशन का कोट है ऑन रीजनल डायर। कोट ये मैं आपको कोट ही बोल देता हूँ कि हिज इंटेंशन वाज गुड बट एक्शन वाज बैड। उसका कोट है, हिज इंटेंशन वाज गुड, एक्शन वाज बैड। इंटेंशन वाज गुड, इतने सारे लोगों को मार दिया, इंटेंशन वाज गुड। तो रीजनल डायर को क्या सजा होती है? अंडर कमीशन दोषी तो मिल पाते हैं, बट सजा क्या होती है? कुछ नहीं होता, उनको वापस ब्रिटिश भेज दिया जाता है, मतलब ब्रिटिश एरिया में, मतलब ब्रिटेन में उनको वापस लंदन भेज दिया जाता है, और कुछ नहीं होता उनका, इतने सारे लोगों को मार कर भी वो लंदन वापस चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और जालियनवाला बाग मैसेकर जब हुआ तो ये किस वजह से हुआ? तो यहाँ पर एक लॉ लाया गया था जिसको हम बोलते हैं राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट की वजह से आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 चीजें याद रखनी है, विथ कौन से साल में हुआ था। नेक्स्ट होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जालियनवाला बाग मैसेकर का ही एक, आप बोल सकते हो कि एक्सटेंडेड पार्ट था, कि जालियनवाला बाग मैसेकर के बाद और हम सह नहीं पा रहे थे, सिंपल से भाषा में सह नहीं पा रहे थे, इतना झमेला चल रहा था, इतना सह नहीं पा रहे थे। तो ये हो, एक मूवमेंट स्टार्ट होता है, गांधी जी एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब होता है? ये स्टार्ट होता है इन 1921। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1921। और ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर दो पिलर्स थे, एक था बॉयकॉट, एक था स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, ऐसे दो पिलर्स हुआ करते थे, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। ये जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट थे, कि बॉयकॉट जो ब्रिटिश चीजें हैं उनका बॉयकॉट करो, स्वदेशी चीजों को अपनाओ। ये बहुत अच्छा चल रहा था, बट इन 1922 यूपी में यूपी में एक जगह होती है दैट इज नोन एज चौड़ी चौड़ा। चौड़ी चौड़ा, तो चौड़ी चौड़ा में इंसिडेंट होता है, वायलेंट इंसिडेंट होता है, तो इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गांधी जी का फर्स्ट मास मूवमेंट था, फर्स्ट मास मूवमेंट था। ये बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा, बट चौड़ी चौड़ा में इंसिडेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है द परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो होती है वो कौन लेके आते हैं? तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आते हैं कॉर्नवालिस। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आते हैं कॉर्नवालिस। ये जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट था, ये क्या था? ये आपका टैक्स सिस्टम एक्ट था। ठीक है, टैक्स सिस्टम एक्ट था, और यहाँ पर एक रूल हुआ करता था जिसका नाम होता है सनसेट रूल। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सनसेट रूल जो होती है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, तो परमानेंट सेटलमेंट से जुड़ी हुई है। अब दो तीन चीजें हैं जो आप याद रखो तो बहुत बढ़िया है। जैसे मान लीजिए आपको, अगर आपसे पूछा जाए रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ सॉरी रिंग ऑफ फायर बोल रहा हूँ, रिंग ऑफ फायर तो ज्योग्राफी का है। रिंग ऑफ फेंस, रिंग ऑफ फेंस ये थ्योरी या फिर ये जो पॉलिसी है ये किसका है? ये होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसको छोड़कर अगर आपसे पूछा जाए सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडरी अलायंस किसका है?
ये होता है वेलेस्ली। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स मैंने पिछले ही इसमें बताया, ये होते हैं डालहौजी। ठीक है। नेक्स्ट, कम्युनल अवार्ड, जो बहुत फेमस फेमस है उन पे ही जाएंगे हम बस। कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड का पॉलिसी कौन लेके आता है? दैट इज रैमसी मैकडोनल्ड, रैमसी मैकडोनल्ड। एंड ऑब्वियसली मैकेलॉय मिनट, जो अभी न्यूज में भी है बहुत ज्यादा, मैकेलॉय मिनट्स, मैकेलॉय मिनट्स। तो मैकेलॉय मिनट्स कौन लेके आता है? तो उनका नाम होता है मैकेलॉय। ठीक है। तो ये से कुछ चीजें हैं जो आपको, जो थ्योरीज हैं, ये थ्योरीज पता होने से बहुत बढ़िया। ठीक है। इसको छोड़ के भी बहुत सारा है, जैसे बहुत सारा है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटर लेके आते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट रिपॉन लेके आते हैं, इलबर्ट बिल रिपॉन लेके आते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन ये बेसिक बेसिक कुछ चीजें हैं जो आप याद रखो तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है द ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट इट्स फर्स्ट फैक्ट्री। तो ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर बिल्ड करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट फैक्ट्री बिल्ड करती है इन इन 1615 सूरत। ठीक है, सूरत। अब बहुत जगह पर आपको दिखेगा कि मसूलीपट्टनम लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत जगह पर मसूलीपट्टनम लिखा हुआ है, बट असली में क्या मसूलीपट्टनम था? देखो मसूलीपट्टनम जो है ना, वो सीन क्या है कि मसूलीपट्टनम एक टेम्पोररी था। ठीक है। तो क्या होता है, 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्री से कुछ चीजें याद रखना। 1608 में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम होता है विलियम हॉकिंस। अब विलियम हॉकिंस क्या होते हैं? विलियम हॉकिंस जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। ठीक है, जहांगीर कोर्ट, जहांगीर के कोर्ट में आते हैं। तो जहांगीर के कोर्ट में आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पर जगह चाहिए। तो जहांगीर मान जाता है। तो वहां पर सबसे पहला जो एक टेम्पोररी फैसिलिटी बनता है वो बनता है मछलीपट्टनम में। बट वहां पर क्या होता है, वहां पर पोर्तुगीज का बहुत ज्यादा विरोध होता है। ठीक है, तो ठीक से बना नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर पोर्तुगीज के साथ 1611 में एक बैटल होता है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली के बीच पोर्तुगीज हार जाते हैं और 1615 में सूरत में ये पहला फैक्ट्री बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इसे फर्स्ट फैक्ट्री से रिलेट करके अगर पूछा जाए कि पोर्तुगीज का फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर था, पोर्तुगीज जो थे उनका फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर था, तो वो था कोचीन। ठीक है। अगर पूछा जाए कि फ्रेंच का फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर था, फ्रेंच, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर था, तो वो था पुडुचेरी, पुडुचेरी। अगर पूछा जाए कि डच फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर था, डच का फर्स्ट फैक्ट्री कहां पर था, तो वो भी आपका सूरत ही होता है। ठीक है। देखो ये सब जगह, कोची, सूरत, पुडुचेरी, ये सब जगह ही क्यों बनता है, बाकी जगह पर क्यों नहीं बना? बिकॉज वो ये लोग नेवल पावर है। तो नेवल पावर में सामान उस समय आएगा क्या? उस समय तो प्लेन था नहीं, तो प्लेन तो था नहीं, तो आएगा कैसे? शिप से आएगा। तो शिप ऐसी जगह पर आपको लाना पड़ेगा जहां पर डॉक हो, है ना, या फिर आप बोल सकते हो जहां पर आपका पोर्ट हो। तो पोर्ट कहां पर बनेगा? पोर्ट कोस्टल एरिया में ही बनेगा। तो आप देखोगे कोची, पुडुचेरी, सूरत, ये सब कोस्टल एरिया के हैं। और सूरत के पास से नदी जाती है जो कोस्ट, आपका जो गल्फ ऑफ खंबात होता है तो उसमें चली जाती है। तो नदी का भी सहारा लिया जाता था। ठीक है। तो इसी वजह से आपको दिखेगा ये सब पोर्ट सिटीज है, पोर्ट सिटीज में ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट होता है द पोस्टल स्टैम्प्स। पोस्टल स्टैम्प्स किसने बनाया था? पोस्टल स्टैम्प, तो पोस्टल स्टैम्प बनाया गया था बाय डालहौजी। ठीक है। देखो डालहौजी जो है, डालहौजी के टाइम पर आप तीन चार चीज याद रखना। पोस्ट डालहौजी के टाइम पे आया था, टेलीग्राफ, सॉरी, टेलीग्राफ डालहौजी के टाइम पे आया था। तीसरा रेल लाइन, रेलवे,
ये भी डालहौजी के टाइम पे आया था। तो रेलवे कब आता है? रेलवे आता है 1853 में। 1853 में रेलवे आता है। कहां से? फ्रॉम बॉम्बे टू थाने। ठीक है। बहुत सारे लोग जानते हैं या पर बहुत सारे लोग नहीं जानते। इंडिया में पहला जो रेलवे है वो 1853 हम बोलते हैं, लेकिन असली में इंडिया में पहला जो रेलवे स्टार्ट हुआ था ना, वो 1796 में स्टार्ट हुआ था मद्रास रीजन में। ठीक है, मद्रास रीजन में। वहां पर सिर्फ और सिर्फ चीजों को इधर से उधर लाने के लिए वो बनाया गया था, लेकिन वो कभी भी ऑफिशियल नहीं हुआ। तो इसी वजह से हमने उसको कभी उतना फोकस नहीं किया। हमने फोकस किया है 1853 को। ठीक है, तो डालहौजी से ये चीजें जो है वो आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट होता है द फर्स्ट सेंसस। तो फर्स्ट सेंसस कब होता है? तो फर्स्ट सेंसस होता है आपका 1862 से 1869। ठीक है। तो 1862 जो होती है, 1862, तो यहाँ पर ये प्रपोज होना स्टार्ट होता है, एंड 1869 में जाकर ये आपका फर्स्ट सेंसस होता है। इसके बाद से सेंसस जो है वो 11 इयर्स 11 इयर्स सॉरी 11 इयर्स बोल रहा हूँ, 10 इयर्स करके इसको माना गया है। ठीक है। तो 1871 के बाद से 10 इयर्स, 1871, देन ऐसे करके 10 इयर्स करके जाएंगे। तो ये फर्स्ट सेंसस किसके टाइम पे होता है? ये होता है आपका मायो। ठीक है, मायो, उनके टाइम पे होता है। अच्छा, और लास्ट जो सेंसस हुआ है, जो लास्ट सेंसस हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है 2011 में। 2021 में होने वाला था, बट कोविड की वजह से नहीं हुआ। उसके बाद ऐसे से और पीछे जा रहा है। क्यों? 2026 में वोट होने वाली है, तो वोट के बाद ही सेंसस आएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन करना होता है, तो डिलिमिटेशन की वजह से वो बाद में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्य समाज। आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय। अब ऐसे सवाल आपको बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। जैसे दो तीन सवाल मैं आपको बता देता हूं जो पूछे जाते ही जाते हैं। एक होता है ब्राह्मो समाज। ठीक है। एक होता है आपका पार्थना समाज। ठीक है। अब आर्य समाज है, उसका नाम उसके बाद होता है सत्य शोधक समाज। ठीक है। तो ऐसे कुछ नाम बार बार पूछे जाते हैं। तो आर्य समाज किसने किया है? आर्य समाज किया है भाई दयानंद सरस्वती। ठीक है। आर्य समाज was created by दयानंद सरस्वती। तो ब्राह्म समाज was created by राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। पार्थ समाज was created by आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग। एंड सत्य शोधक समाज was created by ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले इज द ओनली वन हु वाज कॉल्ड महात्मा अपार्ट फ्रॉम गांधी जी। ठीक है। तो गांधी जी को छोड़कर महात्मा किसको कहा जाता था? ज्योतिबा फूले को। ये भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ समाज पूछे ही जाते हैं, समाज का ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है तो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है वो किसने यहाँ पर लाया था? तो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है वो एक सोसाइटी थी जिसको कहा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। सोसाइटी होती है दैट इज नोन एज थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इन्होंने ही थियोसॉफिकल मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी में एक पर्सन दिखेंगे दैट इज नोन एज हेनरी ऑलकॉट। ठीक है। और हेनरी ऑलकॉट के आप बोल सकते हो स्टूडेंट जैसे थे एनी बेसेंट। तो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो लीड किया था, तो किसने किया था? दैट इज एनी बेसेंट ने। ठीक है। और एनी बेसेंट याद रखिएगा, एनी बेसेंट जो है ये इनका नाम आपको होम रूल मूवमेंट भी मिलेगा। होम रूल मूवमेंट। ठीक है। एंड दूसरी चीज एनी बेसेंट से ये भी याद रखना है, शी वाज द फर्स्ट फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट
फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भी थी। नेक्स्ट होता है द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज फाउंडेड बाय। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे मैं बोल रहा था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता कब है? ये आता है 1882 में। और ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है ये नींव बनता है, आप बोल सकते हो बेस बनता है ऑफ टूडेज पंचायत। ठीक है, टूडेज पंचायत। तो ये लाता कौन है? ये लाता है आपका रिपन। ठीक है, ये लाते हैं रिपन। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट जो पंचायत, आज पंचायत होता है। अब ये जो पंचायत होता है, ये पंचायत कब आया है पता है? पंचायत कब आया है? पंचायत आता है 1992 बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पंचायत आता है इस समय 1992 में। आर्टिकल अगर पंचायत का पूछा जाए तो पंचायत का आर्टिकल होता है 340 243 से 243 ओ। ठीक है, 243 से 243 ओ, दिस इज नोन एज पंचायत का सिस्टम। ठीक है, देखो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज तीनों ही आर्टिकल नंबर 243 में है। हाँ, अलग अलग सिस्टम में है बट है। चलिए नेक्स्ट होता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड जो है वो कब आता है? तो इंडियन पीनल कोड आपको दिखेगा कब? 1860s, है ना? 1860s में इंडियन पीनल कोड आता है जिसको हम बोलते हैं आईपीसी। तो आईपीसी लाता कौन है? ये लाते हैं उस समय के जो वाइसरॉय थे, उनका नाम था कैनिंग। ठीक है, आईपीसी होता है। अब आईपीसी आज के टाइम पर भारतीय न्याय संहिता हो चुकी है बीएनएस। आईपीसी भारतीय न्याय संहिता हो चुकी है बीएनएस। देखो आईपीसी में आपको दो नाम, दो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चर्चे में है दो आर्टिकल। पहला होता है होमोसेक्सुअलिटी आर्टिकल, होमोसेक्सुअलिटी। आईपीसी में होमोसेक्सुअलिटी जो होती है, जैसे मान लीजिए मेल विथ मेल, फीमेल विथ फीमेल। ठीक है, तो ये जो होमोसेक्सुअलिटी होती है तो इसको बैन कर दिया गया था, मींस होमोसेक्सुअलिटी को यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता था। तो ये कौन सा आर्टिकल था? ये आईपीसी का बोल रहा हूँ। ठीक है, आईपीसी का 377 ये आर्टिकल था। इसको इंडिया ने बंद कर दिया है। इसको छोड़कर एक और आर्टिकल था जो था एडल्ट्री। ठीक है, एडल्ट्री, एडल्ट्री क्या होती है कि आफ्टर मैरिज अगर कोई पर्सन दूसरे किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट में रहता है या फिजिकल रिलेशन कांटेक्ट में रहता है तो उसको बोलते हैं एडल्ट्री। तो एडल्ट्री होता है 497, 497 आर्टिकल नंबर 497। तो ये जो होमोसेक्सुअलिटी एंड एडल्ट्री है, इन दोनों को ही कैंसिल आउट कर दिया गया है। ठीक है, तो होमोसेक्सुअलिटी हमारे देश में क्या है? होमोसेक्सुअलिटी हमारे देश में लीगल है, बट होमोसेक्सुअलिटी से जो मैरिज होता है, होमोसेक्सुअलिटी जो मैरिज है, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी मैरिज, ये हमारे देश में इलीगल है। ठीक है, ये हमारे देश में इलीगल है, ये चीज याद रखिएगा। होमोसेक्सुअलिटी इज अ लीगल थिंग बट होमोसेक्सुअलिटी मैरिज इज अ इलीगल थिंग। ठीक है, एडल्ट्री पहले क्या होता था? एडल्ट्री पहले लीगल होता था, अभी एडल्ट्री, सॉरी, पहले इलीगल होता था, अभी लीगल होता है। एडल्ट्री क्या होता था कि अगर कोई हस्बैंड, यहाँ पर जस्ट जान लो, अगर कोई मेल एडल्ट्री कर रहा है, मेल अगर एडल्ट्री कर रहा है तो फीमेल्स उस एडल्ट्री के बेसिस पर, उस एडल्ट्री के बेसिस पर फीमेल्स डिवोर्स मांग सकती हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती हैं, डोमेस्टिक मेंटल वायलेंस। ठीक है, लेकिन अभी एडल्ट्री 497 हट गया है। तो 497 में क्या होता है कि अगर कोई वाइफ एडल्ट्री करती है तो हस्बैंड उसको बेस बना के केस कर सकता है, केस कर सकता है, लेकिन उससे वो डिवोर्स खुद से या फिर अलग से मेंटल हैरेसमेंट का केस करके अलग से नहीं हो सकता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसमें बाद में बात करेंगे, वो तो अलग सीन होती है। अच्छा, नेक्स्ट होता है व्हाट्स रिजर्व फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट, तो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है, रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहां पर कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन आप कर सकते हो। ठीक है, कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन कर सकते हो, हंटिंग कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन कर सकते हो मींस आप
उस जगह पर चीजों को लेके आ सकते हो, वुड लेके आ सकते हो, ये सब लेके आ सकते हो। आप वहां पर घर नहीं बना सकते ऑब्वियसली, बट लेके आ सकते हो। तो ये जो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। ये भी आपका कहां पर आता है, ये भी आपका आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1872 के हिसाब से, 18 बोल रहा हूँ, 1972, 18 बोल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर होता है इंडिया में? दैट इज नोन एज देहरादून। ऐसे सवाल बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट होता है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर होता है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो होती है, ये आपकी दिखेगी इन उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दो नाम पहले है, ठीक है, पहले दो नाम था। एक फर्स्ट होता है आपका हेलिस नेशनल पार्क, ये भी चीज याद रखिएगा, हेलिस नेशनल पार्क, ये भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है। और दूसरा होता है रामगंगा, रामगंगा नेशनल पार्क। ये दोनों नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के हैं। और हेलिस नेशनल पार्क यहाँ पर याद रखिएगा फर्स्ट नेशनल पार्क होता है इंडिया का, ठीक है। हेलिस नेशनल पार्क जो अभी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो वो फर्स्ट होता है ऑफ इंडिया, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये उत्तराखंड में होता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, ये टाइगर्स के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि जिम कॉर्बेट एक बहुत ही फेमस हंटर्स हैं। उनका एक बुक है दैट इज टाइगर्स ऑफ कुमायूं, कभी पढ़िएगा, बहुत ही बढ़िया बुक है, उनके हंटिंग एक्सपीरियंसेस के वर्ड्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट होता है व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया। तो कौन से स्टेट होता है जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट एरिया आपको दिखेगा? अब जैसे सबसे हाईएस्ट जो हमने देख लिया था, ठीक है, सबसे हाईएस्ट हमने देख लिया था। और अभी सबसे देखेंगे सबसे लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है। तो लोएस्ट सबसे फॉरेस्ट एरिया होता है इन गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट होता है विच ऑफ क्रॉप इज गुजरात वन ऑफ द चीफ प्रोड्यूसर्स। तो इसमें गुजरात कौन से चीफ प्रोड्यूसर है? देखो गुजरात जो होते हैं ना, वो एक ड्रॉट एरिया में आता है, ठीक है, ड्रॉट एरिया। तो यहाँ पर जो भी फसल होगा वो मोस्टली क्या होगा, जहां पर आपको पानी कम लगेगा, वाटर लेस जो क्रॉप्स होगी ना, वो यहाँ पर आती हैं, जिसको बोलते हैं ड्रॉप रेजिस्टेंस क्रॉप। तो ड्रॉप रेजिस्टेंट क्रॉप कौन सा होता है? दैट इज नोन एज बाजरा, ठीक है। चलिए ओके, तो चलिए ये पार्ट टू था आपका, ठीक है, ये पार्ट टू था। और नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट जो दिन आएगा, तो उसमें हम इसका दूसरा जो पोर्शन है वो पार्ट थ्री हम लेके आएंगे, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और जो भी पेपर है वो अच्छे से देते रहिए, क्योंकि आपका जो नॉन टेक्निकल है, जो जीएस है, वो भी इंपॉर्टेंट बहुत है। अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।